हाय। तो अब तक के वीडियोज़ में हमने एड्रीनर्जिक ड्रग्स के कैटेकोलामाइंस के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डोपामीन, फेनोल्डोपाम, डोबिटामीन और आइसोप्रेनालिन के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया। तो हम इस वीडियो में नॉन कैटेकोलामाइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नॉन कैटेकोलामाइंस के स्पेसिफिक या जो ड्रग्स है, एगोनिस्ट्स हैं, उन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है अल्फा और बीटा, उनके लोकेशंस को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के हो जाते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर मेनली आई में प्रेजेंट हो जाते हैं, और आई का जो आइरिस मसल्स होते हैं उसमें दो स्पेसिफिक मसल्स होते हैं, एक स्फिंक्टर पुपिलाई, दूसरा डायलेटर पुपिलाई। तो स्फिंक्टर पुपिलाई जो मसल्स हो जाते हैं उसमें M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स वो कॉलिनर्जिक नेचर के हो जाते हैं। और जो डायलेटर पुपिलाई मसल्स होते हैं उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मीन्स ये सिंपैथेटिक इन नेचर होते हैं, एड्रीनर्जिक नेचर के हो जाते हैं। तो अल्फा 1 यहाँ पे डायलेटर पुपिलाई आकर के मिड्रियासिस काउज करते हैं, और दूसरा एक जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल में प्रेजेंट हो जाते हैं, जहाँ वैसोकंस्ट्रिक्शन काउज करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये मेनली नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को एक्चुअली डिक्रीज करते हैं। और बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में बात करें, देन बीटा 1 रिसेप्टर है कि जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्ट के हार्ट रेट, कंडक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। और ये किडनी में जक्स्टा मेडुलरी जो अपैरेटस है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रेनिन होता है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर्स मेनली स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, और स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स एक जो रिलैक्सेशन काउज करते हैं स्मूथ मसल्स का। जैसे कि ब्रोंकस है तो ब्रोंको डायलेशन कर जाते हैं, यूट्रस में ये रिलैक्सेशन काउज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स रहता है तो वहाँ पे एक जो वैसो डायलेशन, और इंटेस्टाइनल जो मसल्स होता है वहाँ पे भी रिलैक्सेशन एक जो काउज कर देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में। तो नॉन कैटेकोलामाइंस है कि जो ये भी डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स में आते हैं, मीन्स इट एक्ट्स डायरेक्टली by direct stimulation of adrenergic receptors. When we compare non-catecholamines to catecholamines, then we see that जो non-catecholamines होते हैं वो orally effective हो जाते हैं, longer acting होते हैं, and it's going to resistant to MAO inactivation। ये लाइन कहने का मतलब होता है कि जो non-catecholamines होते हैं उसमें MAO मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। और नॉन कैटेकोलामाइंस आर गोइंग टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड हेंस इट्स हैविंग द CNS इफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन कैटेकोलामाइंस का स्पेसिफिक बीटा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में। तो वो ब्यूटामीन जो हो जाता है ये है कि जो एक, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, ये है कि जो एक कैटेकोलामाइन हो जाता है, बट इसमें बीटा 1 एगोनिस्टिक एक्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे हम पढ़ रहे हैं। और बीटा 1 एगोनिस्टिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें जो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विदाउट इंक्रीमेंट इन हार्ट रेट हो जाता है। ये बीटा 1 के अंदर जो मैं बीटामीन के बारे में बताया, ये जो कैटेकोलामाइन होता है इसका सिर्फ बीटा 1 एगोनिस्टिक एक्शन हो जाता है।
अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में। ये बीटा 2 एगोनिस्टिक जो ड्रग्स होते हैं इसे जो यूजेज के बेसिस पे, थेरेप्यूटिक यूजेज के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है। जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स हो जाते हैं जिन्हें जो अस्थमा मेनली यूज करा जाता है, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन एंड साल्मीटेरॉल आ जाते हैं इसमें। यूटेराइन रिलैक्सेंट हो जाते हैं जिन्हें हम टोकोलिटिक्स कहते हैं, और इसमें जो साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन और रिटोरिडिन रखा जाता है। रिटोरिडिन जो एक तरह का स्पेसिफिक ड्रग हो जाता है जो यूटेराइन रिलैक्सेंट के रूप में वर्क करता है। तो अब हम लोग बीटा 3 एगोनिस्टिक ड्रग्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो बीटा 3 जो रिसेप्टर हो जाता है वो मेनली दो जगह प्रेजेंट हो जाता है। एक तो एडिपोज टिश्यू, दूसरा एक जो यूराइनरी ब्लैडर का डेट्रोसर जो मसल होता है वहाँ। तो एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस का काम बीटा 3 रिसेप्टर से जो कब्ज करते हैं, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और डेट्रूसर जो मसल्स हो जाते हैं उसमें बीटा 3 रिसेप्टर्स रिलैक्स करते हैं यूराइनरी ब्लैडर को, और इस तरह से ये यूराइनरी रिटेंशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम लोग बीटा 3 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो बीटा 3 एगोनिस्टिक ड्रग्स में यहाँ दो ड्रग्स लिखे हुए हैं, मीराबिग्रॉन एंड वीबिग्रॉन। तो मीराबिग्रॉन जो जब बीटा 3 ड्रग मीराबिग्रॉन जब बीटा 3 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट द बीटा 3 रिसेप्टर इन द डेट्रूसर मसल, जिसके कारण डेट्रूसर मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है, एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज द यूराइनरी रिटेंशन इन द ब्लैडर। यूरिन रिटेंशन या यूरिनरी कैपेसिटी जो ब्लैडर का होता है उसको इंक्रीज करने का काम बीटा 3 एगोनिस्ट करते हैं, और इस तरह से ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करते हैं। तो आप बात करोगे ओके बीटा 3 जो ड्रग्स हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट कर रहे हैं, देन व्हाट आर द फीचर्स? ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है? देन ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बताऊं, देन ओवर एक्टिव ब्लैडर के कुछ एक फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि रिपीटेड अर्जेंसी। अगर हमें रिपीटेड अर्जेंसी देखने को मिल जाए, या फिर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, या फिर इसमें इनकॉन्टिनेंस देखने को मिले, यानी कि लीकेज ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, जिसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये सब फीचर्स हो जाते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। कौन कौन से फीचर में? 3 फीचर मैंने बताया है। सबसे पहला रिपीटेड अर्जेंसी ऑफ यूरिन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, एंड इट्स इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। देन अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स करते क्या हैं? अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स जो होते हैं ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, इसी कारण से इसको वैसोप्रेसर्स के रूप में यूज करा जाता है, मिड्रियाटिक्स के रूप में यूज करा जाता है, जिसमें एक जो यहाँ पर फिनाइलेफ्रिन आ जाते हैं, नेसल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज करा जाता है, हाइपोटेंशन ड्रग्स के रूप में एक जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स को यूज करा जाता है। तो तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स नेसल डिकंजेस्टेंट हो जाते हैं उसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जो नेसल डिकंजेस्टेंट होते हैं कहाँ पे यूज़ करा जाता है, क्यों यूज़ करा जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो नेसल डिकंजेस्टेंट जो हो जाते हैं उसे मेनली रनिंग नोज में यूज करा जाता है। तो रनिंग नोज होता क्या है? वेनिवर देयर इज ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज आर डायलेटेड, जो नोज हो जाते हैं उसके ब्लड वेसल्स जब डायलेट कर जाते हैं, व्हेनेवर द ब्लड वेसल्स ऑफ नोज आर डायलेटेड देन वाटर विल कम आउट, एंड सो इट्स द कंडीशन। यही जो वाटर बाहर आता है इसको हम लोग कॉमन कोल्ड या रनिंग नोज कहते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक वैसो कंस्ट्रिक्टर यूज करते हैं, दैट इज द नेसल डिकंजेस्टेंट। इट्स गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप द रनिंग नोज।
तो व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर बीइंग यूज्ड एज नसल डिकंजेस्टेंट? नसल तो नसल डिकंजेस्टेंट जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली एक जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नसल डिकंजेस्टेंट। तो नसल डिकंजेस्टेंट एक जो जो ड्रग्स होते हैं उसको दो तरीके से दिया दिया जाता है मेनली। एक ओरल नसल डिकंजेस्टेंट, दूसरा एक जो टॉपिकल नसल डिकंजेस्टेंट। तो ओरल जो नसल डिकंजेस्टेंट्स हो जाते हैं उसको ओरली एडमिनिस्टर करा जाता है और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है फिनाइलेफ्रिन, स्यूडो इफेड्रिन एंड इफेड्रिन। तो फिनाइलेफ्रिन इज यूज्ड इन पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन एज नसल डिकंजेस्टेंट और इसको मेनली एक जो या तो ड्रॉप्स या सिरप्स के रूप में यूज करा जाता है फिनाइलेफ्रिन को। स्यूडोइफेड्रिन एक जो टैबलेट्स के रूप में यूज कर जाते हैं विथ सिट्रीजिन। सिट्रीजिन तो बहुत कॉमन मेडिसिन हो जाता है इन कफ। तो कफ के साथ स्यूडोइफेड्रिन को यूज करा जाता है टू कंट्रोल द कॉमन कोल्ड। इफेड्रिन हो जाते हैं ओरल नसल डिकंजेस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं नसल डिकंजेस्टेंट, टॉपिकल नसल डिकंजेस्टेंट। तो एडमिनिस्टर टॉपिकली ऑन नसल म्यूकोसा। इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? टॉपिकल नसल डिकंजेस्टेंट, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन। नसल डिकंजेस्टेंट अल्फा 1 एगोनिस्टिक जो होते हैं इट्स गोइंग टू कॉज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाता है? तो इट्स गोइंग टू कॉज द वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण होने के कारण जो वॉल्यूम ऑफ द नसल म्यूकोसा होता है वो एक जो डिक्रीज कर जाता है और ये जो इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द नसल रिलीफ फ्रॉम द नसल कंजेशन, डिक्रीजेज एयर फ्लो रेजिस्टेंस एंड आल्सो इट्स गोइंग टू डिक्रीज द नसल सिक्रीशन। और जो नसल डिकंजेस्टेंट हो जाते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस। तो हम लोग नसल डिकंजेस्टेंट के बारे में बात कर लिए। नसल डिकंजेस्टेंट है जो मेनली दो तरीके से एडमिनिस्टर कर जाता है, एक ओरली, दूसरा जो टॉपिकली। ओरली में जो आ जाता है फिनाइलेफ्रिन, स्यूडोइफेड्रिन एंड इफेड्रिन, और जो टॉपिकली एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनमें आ जाते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन। तो हम लोग बात करते हैं नसल डिकंजेस्टेंट्स के यूजेज और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। तो नसल डिकंजेस्टेंट को और है जो एलर्जिक राइनाइटिस, वैसोमोटर साइनोसाइटिस और राइनाइटिस इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब केसेस में जो नसल डिकंजेस्टेंट्स को यूज़ कर जाता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट वो दो तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे हम लोग नसल डिकंजेस्टेंट को एडमिनिस्टर करते हैं वैसे ही इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो देखने को मिलता है। एक ओरली, दूसरा जो टॉपिकली। ओरली में आ जाता है इंसोम्निया, ट्रेमर्स और इरिटेबिलिटी। वेयर टॉपिकली जो नसल डिकंजेस्टेंट होता है उसमें जो क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपने देखने को मिल जाते हैं, इट्स नसल इरिटेशन, नसल म्यूकोसल एट्रोफी। नसल म्यूकोसल एट्रोफी कहने का मतलब हो जाता है कि जो ब्लड वेसल होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन के कारण वहाँ पे जो ब्लड होता है उसका प्रॉपर फ्लो ना होने के कारण वहाँ पे आइसीमिया हो जाता है। तो यही सब हो जाता है नसल म्यूकोसल एट्रोफी, रिबाउंड कंजेशन एंड टॉलरेंस ड्यू टू द डिसेंसिटाइजेशन। तो ये हम बात कर रही है नसल डिकंजेस्टेंट के यूजेज और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग्स कौन कौन से हो जाते हैं। व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर गोइंग टू बी अल्फा 1 एगोनिस्टिक? इट्स फिनाइलेफ्रिन, मिथॉक्सामीन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन। तो फिनाइलेफ्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो क्या जाता है, कैसे वर्क करते हैं फिनाइलेफ्रिन, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिनाइलेफ्रिन जो हो जाते हैं इट्स सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्टिक ड्रग। ये जो वैसोप्रेशर इन नेचर हो जाते हैं। और फिनाइलेफ्रिन जो हो जाते हैं इट्स नसल डिकंजेस्टेंट, मिड्रियाटिक ड्रग होता है। तो मिड्रियासिस कैसे कॉज करते हैं? विदाउट कॉजिंग साइक्लोप्लेजिया। कहने का मतलब ये सिलियरी मसल्स पे एक्ट नहीं करते हैं। पैरालिसिस और साइक्लोप्लेजिया कहने का मतलब एकोमोडेशन होता है, उसका पैरालिसिस रहता है। तो ये जो साइक्लोप्लेजिया नहीं कॉज करता है, इट्स गोइंग टू एक्ट ओनली ऑन द आइरिस मसल। तो अब फिनाइलेफ्रिन जो ड्रग होता है ये जो कैसे मेटाबोलाइज होता है, इट्स गोइंग टू मेटाबोलाइज्ड बाय MAO एंड कंजुगेशन इन द गट एंड लिवर। जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो है जो मेटाबोलाइज करते हैं फिनाइलेफ्रिन को। एंड फिनाइलेफ्रिन इज यूज्ड
इन केस होता है मेनली हाइपोटेंशन, चूँकि ये कैसे ड्रग्स हैं, देन ये है जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक है, तो हाइपोटेंशन यूज़ कर रहा था वैसोकंस्ट्रिक्शन काउज करके वीपी को इंक्रीज करने का काम करेंगे। इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, देन साइड इफेक्ट्स दो हो जाते हैं, एक रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, दूसरा जो हाइपरटेंशन। तो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होता कैसा है, देन बीपी बढ़ जाने के कारण इसको सेंस करता है बैरोरिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये बैरोरिसेप्टर्स फर्दर एक जो हार्ट पे एक्ट करते हैं और इसका एक जो हार्ट रेट को एक जो डिक्रीज करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में। अल्फा 2 एक जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक जो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, इट्स गोइंग टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, जिसके कारण ये एक जो बीपी को एक जो डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो कौन कौन से ड्रग है जो अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स आ जाते हैं, देन अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स में क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन आ जाते हैं। दिस ऑल द ड्रग्स, क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन जो हो गए, ये सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट हो जाते हैं। तो क्लोनिडीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इन क्लोनिडीन होता क्या, सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग हो जाते हैं, एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ये नॉरएड्रेनालिन के यूज को रिलीज को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण बीपी है कि डिक्रीज कर देता है। देन जो कैसे डिक्रीज कर देता है, देन जो जब नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होता है, नॉरएड्रेनालिन जो अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, तो वहाँ से ये जो बीपी को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को स्टॉप करके, प्रिवेंट करके बीपी को डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अब यूजेस क्या क्या हो जाता है, नॉरक्लोनिडीन इज यूज्ड टू ट्रीट मेनोपॉजल, हॉट फ्लैशेज और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो हो जाता है, उसे भी ट्रीट करने के लिए नॉरएड्रेनालिन को यूज करा जाता है। डायरिया में एक जो नॉरएड्रेनालिन के यूज करा जाता है, कैसे डायरिया में एक जो अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग जो क्लोनिडीन है उसे यूज करा जाता है, कैसे, व्हाट्स द वे, इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एस्टाइलकोलिन रिलीज होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में, यानी कॉलिनर्जिक होते हैं, तो एस्टाइलकोलिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हो जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर M3 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कॉलिनर्जिक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक जो सिक्रेटरी नेचर होता है, देन जो M3 रिसेप्टर पे एक्ट करते ही ये सिक्रीशन और मोटिलिटी दोनों को एक जो इंक्रीज कर देते हैं, जिस जो एक जो डायरिया, मेनली डायरिया का काउज हो जाता है। इन दिस केस एस्टाइलकोलिन रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा 2 रिसेप्टर। तो ये कुछ ऐसा केस होता है जहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 एगोनिस्टिक जो ड्रग्स हो जाते हैं वो एस्टाइलकोलिन के रिलीज को कंट्रोल करता है, तो इसी कारण से अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग हेटेरो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो अब हम मैं रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा हेटेरो रिसेप्टर का स्टार्ट हो गया, तो मैं बता देता हूँ कि रिसेप्टर्स एक हेटेरो रिसेप्टर्स होता है, दूसरा एक जो ऑटो रिसेप्टर्स हो जाता है। तो हेटेरो रिसेप्टर कहने का मतलब जो रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन अ न्यूरॉन दैट रिस्पॉन्ड टू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय डिफरेंट न्यूरॉन्स। एक रिसेप्टर है कि जो एक न्यूरॉन पर प्रेजेंट है, एक सिस्टम के न्यूरॉन प्रेजेंट है, और ये इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय डिफरेंट न्यूरॉन। जैसे कि अल्फा 2 रिसेप्टर एड्रीनर्जिक नेचर होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, और ये रिस्पॉन्ड कर रहा है एसिटाइलकोलिन को जो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर हो जाता है, तो इसी कारण से अल्फा 2 को हम लोग हेटेरो रिसेप्टर कहते हैं। और ऑटो रिसेप्टर कहने का मतलब रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड ओनली टू द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स दे आर सिटिंग ऑन। सेम सिस्टम के रिसेप्टर्स और सेम सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसे जब रिस्पॉन्ड करता है, इसको हम लोग ऑटो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो हो जाते हैं इट्स GI कपल्ड रिसेप्टर्स हो जाते हैं, GI कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। इट्स गोइंग टू डिक्रीज या रिड्यूस द एस्टाइलकोलिन रिलीज, और इसी के तरह से ये मोटिलिटी और सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, एंड इट्स गोइंग टू कंट्रोल द डायरिया। तो एप्राक्लोनिडीन और ब्राइमोनिडीन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देन एप्राक्लोनिडीन और ब्राइमोनिडीन जो होते हैं इट्स अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स है, इट्स गोइंग टू एक्ट इन द आई एंड डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, यूज टॉपिकली टू ट्रीट ग्लूकोमा। जब हम लोग ग्लूकोमा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो एप्राक्लोनिडीन है और ब्राइमोनिडीन है, इनकी यूजेज के बारे में देखेंगे। इस एप्राक्लोनिडीन और ब्राइमोनिडीन को ग्लूकोमा में को ट्रीट करने के लिए यूज करे जाते हैं। अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स में हम लोग एक और ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द अल्फा मिथाइल डोपा।
तो अल्फा मिथाइल डोपा पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज ऐड करते हैं और इससे एक जो अल्फा मिथाइल डोपामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अल्फा मिथाइल डोपामीन पे एक जो एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज ऐड करते हैं और इससे फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा मिथाइल नॉर एडिनिलीन का। तो अल्फा मिथाइल डोपा जो प्रो ड्रग हो जाता है, इसका एक जो एक्टिव फॉर्म अल्फा मिथाइल नॉर एडिनिलीन हो जाते हैं। तो दिस एक्टिव फॉर्म acts on the alpha 2 receptor and is going to reduce the BP. Alpha methyl dopa is used for hypertension in pregnancy, simply called methyl dopa. तो मिथाइल जो प्रेगनेंसी हो जाता है उसमें जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अल्फा मिथाइल डोपा का यूज किया जाता है। इट्स अ सेफ इन प्रेगनेंसी। हम लोग जब हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तो उस टाइम भी अल्फा मिथाइल डोपा के बारे में पढ़ेंगे। अब बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स के एक स्पेसिफिक ड्रग डैट इज साल्बिटामॉल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो साल्बिटामॉल जो हो जाता है, इट्स शॉर्टर एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हो जाते हैं, यानी कि साबा इसको शॉर्ट में कहते हैं। शॉर्टर एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बीटा 2 एगोनिस्ट का? देन बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं साल्बिटामॉल, इट्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर्स है। और बीटा 2 रिसेप्टर्स जो बताया गया है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर्स एक जो फर्दर CAMP का जो हो जाता है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो फर्दर है कि जो इट्स गोइंग टू डिक्रीजेज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल। CAMP का प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो जाता है और इंट्रासेल्युलर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो एक जो डिक्रीज कर जाता है। इट्स गोइंग टू कॉज द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देन जो ब्रोंको डायलेशन अपने को देखने को मिल जाता है। और साल्बिटामॉल को मेनली यह जो अस्थमा में यूज करा जाता है। तो साल्बिटामॉल इट्स गोइंग टू मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर, हेपेटिक मेटाबोलाइजेशन होता है एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, रेनल एक्सक्रीशन है जो साल्बिटामॉल में। तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं? ये साइड इफेक्ट जो साल्बिटामॉल के तो हैं ही, साथ ही साथ जो बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स के रूप में हम लोग इसे एक जो देखते हैं। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स of salbutamol and beta 2 agonistic drugs? It's a tremors, bradycardia, hypotension, that is for you to treat hyperkalemia. Sorry, it's a not a hypotension, it's a hypokalemia and anxiety. It's a not a hypotension, it's a हाइपोकैलेमिया। साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं? देन हाइपोकैलेमिया हो जाता है जो एक जो, इसीलिए हाइपर जो कैलेमिया अगर कोई कंडीशन होता है उसमें ट्रीट करने के लिए साल्बिटामॉल का यूज़ करा जाता है। थैंक यू।